कल एक वाकया हुआ बड़ा अफसोसनाक ईरानी सदर जिसमें शहीद हुए इब्राहिम रईसी साहब। आप क्या समझते हैं कि ये वाकया एक हादसा था या कत्ल था या दहशतगर्दी का वाकया था? मुझे तो कोई इसमें शक नहीं है कि इसमें दहशतगर्दी का अंसर शामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि माजी के कई वाकयात हैं जिसको अगर हम सामने रखें, जैसे उनके एक न्यूक्लियर साइंसदान थे फखरी, उनको बाकायदा कत्ल किया गया और बाकायदा फिर नेतन्याहू ने उसका जिक्र किया, उन्होंने अपनी तकारीर में बताया। फिर इसी तरीके से उनके जो इंटेलिजेंस के सरबराह थे जनरल कासिम सुलेमानी, उनको बाकायदा इराक के अंदर जो है ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया और अमेरिका ने उसको कबूल किया। इस टाइम मुल्क में सबसे बड़ा इशू महंगाई, बेरोजगारी, आवाम की मुफलिसी है। पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं? नफरत की फिजा जो है एक दिन में कायम होती नहीं है और एक दिन में जो है वो ठीक भी नहीं होती। हमने कश्मीर में अभी देखा कि महंगाई, बेरोजगारी और जो हुकूमती अल्लल्ले तल्लल्लों की वजह से ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल के ऊपर आम आदमी जो है वो घर घर से निकला। हम ये नहीं कह सकते, इसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं गैर मुल्की, खासतौर पे भारतीय जो है वो हाथ जरूर है, उसकी बू आती है। लेकिन क्या तमाम के तमाम अफराद जो निकले वो भारतीय एजेंट बन गए? बिल्कुल नहीं। जो मॉडल है जो आजाद कश्मीर में अपनाया गया, क्या वो पाकिस्तान की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है? क्योंकि केपी से उसकी नवीद कोई और नहीं बल्कि खुद जो वहाँ के वजीर आला हैं वो इसकी नवीद सुना रहे हैं। ये सिस्टम डीरेल होने वाला है। ये डीरोल पहले ही हो जाना चाहिए था, खास तौर पे जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी तो असल में इसको तब सिस्टम को उखाड़ के फेंक देना चाहिए था। फिर जिनके ऊपर हुमा बिठाते हैं वो लोग होते हैं जो अंदर से पहले ही काने होते हैं, जो पाकिस्तान में इक़्तिदार के मजे लूटते हैं। उनका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मजबूत रवाबित होते हैं। उनके कुछ ऐसे एहलकार मौजूद होते हैं जो हर वक्त, वो चाहे मुस्लिम लीग के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, या वो अवामी नेशनल पार्टी के हों, और या वो फिर किसी पख्तूनख्वा के हों। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। मैं हूं तलाल इश्तियाक। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मुताज नहीं है। सरबराह ने तहरीक जवाना ने पाकिस्तान और डीजी मिसाक रिसर्च अब्दुल्ला गुल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, जो आज कल एक वाकया हुआ है बड़ा अफसोसनाक ईरानी सदर जिसमें शहीद हुए इब्राहिम रईसी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये वाकया एक हादसा था या कत्ल था या दहशतगर्दी का वाकया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो कोई इसमें शक नहीं है कि इसमें दहशतगर्दी का अंसर शामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि माजी के कई वाकयात हैं जिसको अगर हम सामने रखें, जैसे उनके एक न्यूक्लियर साइंसदान थे फखरी, उनको बाकायदा कत्ल किया गया और बाकायदा फिर नेतन्याहू ने उसका जिक्र किया, उन्होंने अपनी तकारीर में बताया। फिर इसी तरीके से उनके जो इंटेलिजेंस के सरबराह थे जनरल कासिम सुलेमानी, उनको बाकायदा इराक के अंदर जो है ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया और अमेरिका ने उसको कबूल किया। उसके बाद जो है वो आप देखें कि अभी हालिया वाकयात के अंदर उनकी एम्बेसी जो कि इराक के अंदर मौजूद थी उसको निशाना बनाया गया। उसके अंदर अल-कुद्स ब्रिगेड के जो जनरल ऑफिसर थे और दीगर अहम इम्पोर्टेंट लोग थे उनको निशाना बनाया गया, जबकि जो सिफारती आदाब हैं उसके मुताबिक आप किसी के सिफारत खाने पर हमला नहीं कर सकते। नतीजा यह हुआ कि कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा के अंदर उनके वजीर आजम जो इराक के थे वो भी शरीक हुए। फिर इसके बाद उन्होंने जो है वो जो एक किरमान के अंदर वाकया हुआ जो जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके ऊपर था, वो भी हमने देखा कि उसमें सैकड़ों लोग जो है वो उनको निशाना बनाया गया। और फिर इस तरीके से ये सदर का हादसा हो जाना, ये मेरे ख्याल में इसके अंदर एक ऐसे वक्त में, ये भी देखें ना, एक ऐसे वक्त में जहां चंद हफ्ते पहले ही इसराइल के ऊपर बाकायदा अगर किसी ने हमला किया तो वो ईरान है, जिसने वाहिद मुल्क जिसने कभी भी इसराइल के ऊपर बराह रास्त कोई हमला किया। इससे पहले हमास ने किया था वो, लेकिन इस तरह से नहीं। ये तो 331 रॉकेट और मिसाइल दागे गए थे, ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया था, यानी कि मल्टीपल लेयर्स के अंदर हमला किया गया था। तो जाहिर है एक हालत जंग में तो है ईरान, और उसकी वजह से जो मामलात हैं उनको आप खारिज इम्कान नहीं कह सकते। लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें जरूर ये बात आपके लिए, नाजरीन के लिए गोशगुजार करता जाऊं
कि वीआईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वीवीआईपी बल्कि, और जब अहम तरीन शख्सियात बैठती हैं किसी भी जहाज में, हेलीकॉप्टर में, और वो भी एक ईरान जैसा मुल्क जिसको पता है कि एक जंग जारी है, एक अनदेखी जंग जो है वो उसके अंदर मुलविस हैं, खुद ईरान भी लड़ रहा है वो जंग, और ईरान के ऊपर भी वो जंग जो है वो जारी है। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक ऐसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जिसको दुनिया के अंदर वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, खास तौर पे जब वहां दीगर बेहतर हेलीकॉप्टर्स मौजूद हों। इस हेलीकॉप्टर में ना तो इमरजेंसी कैप्सूल लगा हुआ था, जो कि जाहिर है एक स्केप पॉड होता है, मुख्तलिफ फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो एक इतना सा एक कैप्सूल होता है जिसमें आदमी बैठ जाता है और वो फिर उसके साथ पैराशूट लगा होता है और उसको इजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी हंगामी हालत के अंदर, और फिर वो ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं, जीपीएस लोकेटर्स लगे होते हैं, जिससे जो है वो लोगों को ढूंढने में मदद मिलती है और वो 72 घंटे तक वो निज़ाम कारआमद रहता है। उसके अंदर खाना पीना अशिया भी मौजूद होती हैं। और एक और बड़ी अहम बात कि उसके पॉड के 2 कोड होते हैं, एक वो शख्स जिसके जो अंदर मौजूद होता है और एक वो लोग जो कि सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनके पास वो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ वो कोड्स मौजूद होते हैं जिनको बाहर से जब आप वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है। ये बड़ा एक अहम तरीन और बड़ा ही कारआमद निज़ाम मौजूद है। तो ये 2 बातें जो मैंने आपको बताई। फिर तमाम वीआईपीज का एक ही हेलीकॉप्टर में सफर करना, जबकि हेलीकॉप्टर 3 मौजूद हो। फिर दूसरी बात अहम यह है कि 3 में से 2 हेलीकॉप्टर जो है वो साथ होते हैं और वो प्रोटोकॉल के मुताबिक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रायोरिटी नंबर 1 था, यानी कि ईरान 1 जिसका कॉल साइन हो तो वो आपको पता है कि वो वीआईपी प्रोटोकॉल होता है उसका। अब वो 2 हेलीकॉप्टर जो है वो चले जाते हैं आगे उड़ के अपनी मंजिल मकसूद पर, और ये हेलीकॉप्टर जो है धुंध थी जो भी थी, लेकिन बहरहाल उन हेलीकॉप्टर ने क्या रेस्क्यू किया, कोशिश की, नहीं की, ये तो तहकीकात होंगी तो फिर पता चलेगा। अच्छा सर, ये जिस तरह आपने कहा ये बड़ा एक अहम सवाल है कि इस स्क्वाड में 3 हेलीकॉप्टर थे, जब ये हादसे का शिकार हुआ है वो हेलीकॉप्टर कहाँ थे? ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी, सामने आएगी, लेकिन आप इसको किस तरह देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर मतलब जो उनके साथ थे वो कहाँ चले गए, कितना डिस्टेंस है, क्योंकि इन चीज़ों पे गहरी नज़र आप ज़्यादा रखते हैं सर। देखिए, तकरीबन ये कोई 125 किलोमीटर का फासला था तबरेज से, जहां ज़ाहिर है हेलीकॉप्टर ने लैंड किया होगा। मौसम खराब था, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत धुंध का वहां माहौल था और बारिश, बरसात और तूफान का जो वेदर फोरकास्ट था वो नजर आ रहा था। ऐसी सूरत में एक हेलीकॉप्टर जो कि 30 साल 32 साल पुराना हो और अमेरिकन साफ्ट का हो, 2 पंखे हों, ये अभी आप पाकिस्तान में देखते हैं कि जो हमारे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं इनमें जो ब्लेड होते हैं उसके हेलीकॉप्टर के वो 5 होते हैं, 6 होते हैं, इस तरीके से उनके होते हैं। उससे क्या होता है कि रोटर कैपेसिटी होती है, वो रोटर कैपेसिटी लिफ्ट करने में अचानक कोई किसी भी हंगामी सूरत हाल में उसको ऊपर उठाने में मदद देती है। इसके अंदर क्योंकि 2 पंखे थे, इसके अंदर वो ताकत नहीं थी। ये एक तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बज़ाहिरन जो इस साफ्ट के हेलीकॉप्टर होते हैं उनके अंदर नेविगेशनल इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मली तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए और सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि बिजनेस वगैरह के हवाले से जो है वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो असली चीज है ये आग बुझाने के जो मामलात होते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। अब मसला यहाँ ये है कि जो बड़े हेलीकॉप्टर हैं जिस तरह पहले वो इस्तेमाल करते रहे, जो कि मॉडर्न भी थे, नए भी थे, उनकी रोटर कैपेसिटी के अंदर भी ज्यादा ताकत थी, उनके अंदर नेविगेशनल इक्विपमेंट भी ज्यादा बेहतर था, उनके अंदर मौसमी हालात को निपटने के लिए जो आलात होते हैं वो भी नष्ट थे, वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सर, इसने जिस तरह आपने कहा एक नहीं, इसमें तो कई ऐसे सवालिया निशान हैं जो इस सारे हादसे को मशकूक बना रहे हैं। जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हर मुल्क के अंदर आपको मालूम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई अंदरूनी मुल्क है, लेकिन जाहिर है ये भी हमें मालूम है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो है वो हादसा हो या वो दीगर इस तरह के हादसात हों, पहली बात यह है कि उनकी तहकीकात तश्तबाम नहीं की जाती। ये गलत बात है, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि जब भी होता है तो अंदरूनी मुल्क लोग इस्तेमाल जरूर होते हैं, क्योंकि घर का भेदी जब तक के ना मौजूद हो लंका नहीं ढाई जा सकती। तो जाहिर है ऑपरेटर्स कोई भी हो, लेकिन इसके अंदर एक और पहलू जिसको वो ये है कि जो फ्लाइट पाथ था जहाज का, यानी कि जो उसका रास्ता था जो कि बताया गया था कि आपने ये रास्ता तयन करना है, क्या वो रास्ता जो है कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ? क्या उस रास्ते को कहीं सैटेलाइट ने कोई ऐसा कोई उन्होंने लेजर के जरिए उसके रोटर को जैम किया या कोई और ऐसा काम किया? क्योंकि जो इक्विपमेंट था वो खराब हो गया, जो उसमें ट्रांसपॉन्डर्स थे उन्होंने काम नहीं किया। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांसपॉन्डर जहाज में था जो कि 72 घंटे तक जो है वो चलता है, उसके बावजूद जो सर्च एंड रेस्क्यू की टीमें गई, जिसके अंदर जाहिर है उनकी अफवाज, पुलिस, उनके दीगर जो रेस्क्यू मिशंस के लिए स्पेशल तैयार करना। ईरान बड़ा एक मॉडर्न मुल्क है, आपको शायद इल्म हो या ना हो, लेकिन मैं क्योंकि गया हुआ हूं इसलिए मुझे मालूम है कि उनके पास मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी कई चीजों में उनके पास मौजूद है। अब वो ट्रांसपॉन्डर्स को लोकेट क्यों नहीं किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैटेलाइट के जरिए उनको या तो जैम किया जा रहा था या फिर उनको जो है कोई उसके अंदर कोई तकनीकी ऐसा उन्होंने खलल डाल दिया था जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ट्रांसपॉन्डर काम नहीं कर रहे थे। जो जहाज पता चला कि वो उसका मलबा कहां है, वो तुर्कों ने जो कि ड्रोन भेजा था, उस ड्रोन ने जो है वो थर्मल इमेजिंग के जरिए यानी कि हीट के ऊपर उन्होंने चेक किया कि यहां गर्माइश है, तो ये क्या चीज हो सकती है, जिसको आपने वो काला निशान देखा जो फिल्म टीवी में दिखाया गया। यानी कि ट्रांसपॉन्डर काम नहीं किए, तभी जो लोग ग्राउंड के ऊपर थे वो अपने जीपीएस इक्विपमेंट लेके फिर रहे थे, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। सर, सुप्रीम कौंसिल का हंगामी इजलास भी हुआ है, आप क्या समझते हैं इस वाक़े के बाद ईरान की क्या हिकमत अमली होगी और खित्ते में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, खित्ते के अंदर असरात तो मैंने आपसे कहा कि वो हालत जंग में है। उनके हर साल कोई ना कोई 2-3 जनरल ऑफिसर्स भी जो है वो जामे शहादत नोश करते हैं, और इसी तरीके से वो एक खुफिया जंग तो इस पूरे खित्ते में मौजूद है। ईरान की सोच को समझने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि एक वक्त था जब ईरान आइसोलेट होकर रह गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी यमन में दस्तरस बढ़ाई, उन्होंने जो है वो सीरिया के अंदर अपनी दस्तरस बढ़ाई, उन्होंने इराक जो कि कभी हमला आवर हुआ था आज समझें कि वो एक उनकी बस ज़ैली हुकूमत ही समझ लें। दूसरी तरफ जो है लबनान के अंदर उनकी बड़ी दस्तरस है। ये वो तमाम बातें हैं कि वो ईरान ने अपने, अच्छा दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी साहब जो थे वो अरब दुनिया के साथ जो है उन्होंने ताल्लुकात उस्तवार कर लिए हुए थे। ये बड़ी अहम बात है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के साथ कुछ, जी जी, अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से जो जाहिर है एक हमारा नाखुशगवार वाकया हुआ दोनों अतराफ से, उसके ऊपर भी उन्होंने पाकिस्तान दौरा किया, 3 रोजा दौरा किया, और वो पहले सदर थे गालिबन जो तीनों शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जो है वो गए और अपनी अहलिया समेत आए, और यहाँ एक बड़ा अच्छा उनका जो है वो इस्तकबाल किया गया, और पाकिस्तान ने वो जो एक खलिश थी वो मिटाई। मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम है। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो ये है कि आप अगर गौर करें कि ईरान के जो ये सदर थे ये 63 साल की उम्र के थे, और जो उनके अली खामेनाई साहब हैं जो कि उनके रहबर या सुप्रीम लीडर कहलाते हैं, वो इस टाइम पे 85 बरस की उम्र के हैं लगभग, और मुतअद्दिद जो बीमारियां हैं वो उससे लाहक हैं उनको। अब ये तस्वर किया जा रहा था कि ये आदमी जो कि पहले प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहा, ये चीफ जस्टिस भी रहे, और अपनी एक खास सोच और फिक्र जो कि बड़ी वाज़े ठोस सोच है उसको लेके ये चल रहे थे, तो कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये सुप्रीम लीडर के मनसब पर जो है वो फाइज कर दिए जाए। ये वो तमाम बातें हैं जिनको मलहूज़े खातिर जब रखा जाएगा तो पता चलेगा कि कई दोस्त भी होते हैं लेकिन कुछ दुश्मन भी मौजूद होते हैं, और दुश्मन जो होते हैं खास तौर पे जब उनको बैरूनी इमदाद भी मिल रही हो तो फिर मामलात जो है वो घर का भेदी जो होता है वो गड़बड़ करता जरूर है। तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल वक्त आने पे पता चलेगा कि यह हादसा था या क्या था। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है,
प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। सर, इसराइल पर हमला या मशरिक़ वस्ती की जो सूरत हाल को तब्दील करना, उसमें ईरानी सदर का जो शहीद हुए बड़ा अहम रोल था। बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में थे, उनके लोग उनको मानती थी। जबकि दूसरी तरफ इसराइल ने डिनाई किया है कि इस पे हमारी तरफ इशारा ना किया जाए, हम इसमें मुलविस नहीं हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े में इसराइल या कौन सा ऐसा मुल्क मुलविस हो सकता है? देखिए, एक ट्विटर के ऊपर, जिसको आप एक्स कहते हैं, एक्स के ऊपर एक गोल्डन टिक अकाउंट है, यानी कि एक इदारे का अकाउंट है, और उसका नाम है इजराइल वॉर हाउस। इजराइल वॉर हाउस ने ईरानी वक्त पे शाम 4:30 बजे, जबकि इस टाइम पे कोई हादसे का जिक्र और फिक्र भी नहीं था, 4:30 बजे वो एक हेलीकॉप्टर का एक इमेज बना के, जिसको इमोजी कहा जाता है, वो डाल देता है। और ये इजराइल वॉर हाउस जो है, इसके मिलियंस जो है वो लोग इसके साथ अटैच्ड हैं। ये गोल्डन टिक अकाउंट है, यानी कि इदारे का जो अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है। ये हेलीकॉप्टर का इमोजी क्यों डाला गया? क्या वजह है कि माजी के अंदर, ईरान के अंदर कोई भी वारदातें होती हैं, कभी जहाज उनका जल जाता है, कभी खड़े बहरी जहाजों के अंदर आग लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये बात तो मानने वाली है। इसलिए इसराइल को आप जो है वो बिल्कुल इस सारे मामले से अलहदा नहीं रख सकते। जब ये तफ्तीश होगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन अगर ये तफ्तीश के अंदर दहशतगर्दी के मामलात को देखा गया, तो मुझे ये मालूम है कि ईरान जो है वो इस मामले को कभी माफ नहीं करेगा, और इस खित्ते के अंदर एक खुल्लम खुल्ला तो शायद हो या ना हो, लेकिन एक जो अनदेखी जंग है वो मेरे ख्याल में पूरे खित्ते को लपेट लेगी, झुलसा देगी, और उससे जो तेल की कीमतें हैं उनके अंदर फलक शिगाफ किस्म का जो है वो इजाफा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इससे तमाम जो बहरा हुर्मुज है, जो और दीगर जो बहरा हुर्मुज कह रहा हूँ, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, वो आबनाए हुर्मुज वो मुतासिर हो सकती है। उससे जो यूएई जो है उस तक वो तपिश पहुंच सकती है। उससे जो ये जितने इलाके के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो कि जिनमें आईएस है, जिसमें आईएसएल है, जिसके अंदर जो दीगर इस किस्म के दाइश है और दीगर तंजीमें हैं और इखवानुल मुस्लिमीन है, ये तमाम की तमाम जो है ये एक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि अपनी प्रॉक्सीज जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। नतीजा जो है वो बड़ा भयानक हो सकता है। सर, आपने जिस तरह बोला है कि इसकी अगर तहकीकात हुई, दुनिया में अब तक 15 सरबराहीन जो मामला कतर है, वो मतलब के जो सरबराहान थे 15 मुल्कों के, वो फ़िज़ाई हादसों में इसी तरह जाँ बाक हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उसकी रिपोर्ट, कोई उसकी जामिया इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई, कोई ज़िम्मेदार करार नहीं दिया। कैसे मुमकिन है कि इसको क्लियर तौर पे इन्वेस्टिगेशन तो ईरान ने तो अपने तौर पे करनी है, लेकिन एक वर्ल्ड लेवल पे होती है, कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन आप समझते हैं? जब 15 की नहीं आई तो इसकी कैसे आ सकती है? देखिए, जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के सदर थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया था, और उनकी जो तहकीकात हैं वो आज तक जारी हैं। अभी तक उसके ऊपर जो है वो तहकीकात हो रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जब स्टेट एजेंसी जब तहकीकात को तश्तबाम करती हैं या सामने रखती हैं, तो उनके पास ठोस शवाहिद होते हैं, जबकि इन चीज़ों के ठोस शवाहिद आपको नहीं मिलते। इसमें आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हैं, लिंक स्टैब्लिश करते हैं, मुख्तलिफ उसके जो है साइंटिफिक तरीके मौजूद हैं। इंटेलिजेंस क्राफ्ट के अंदर चीज़ों को लोग जानते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन वक्त क्योंकि ऐसा नहीं है। मकसद ये है कि उन तरीकों से तहकीकात की जाती हैं, और आप ये अंदाजा कर लेते हैं कि इस सारे मामले के पीछे जो असली मुलजिम है या मुजरिम है वो कौन है। तो ये चीजें इसलिए शायद तश्तबाम नहीं की जाती। लेकिन जहां तक ये बात है, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज तक कोई गद्दार, कोई बुज़दिल, कोई बदमाश जो है वो हादसों में नहीं मारा जाता। जब कोई मारा जाता है तो वो एक मुहिब्बे वतन मारा जाता है, ईमानदार मारा जाता है, और असूल परस्त जो है वो मारा जाता है। सर, आपने बड़ा अच्छा इस पे अपना तज़िया नहीं किया। आप एक पॉलिटिशियन भी हैं। कुछ हम आपसे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से पूछते हैं। इस टाइम मुल्क में सबसे बड़ा इशू महंगाई, बेरोज़गारी, अवाम की मुफलिसी है।
हुक्मरानों की आपस की लड़ाई है, अगली अदलिया की अपनी तकसीम है, इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक किरदार है, तो सिर्फ पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं? मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम डीरेल होने वाला है और ये डीरोल पहले ही हो जाना चाहिए था। खास तौर पे जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी तो असल में इसको तब सिस्टम को उखाड़ के फेंक देना चाहिए था। लेकिन जो भी वजूहात थी, जो भी उसके पीछे आईनी मजबूरियां थी या जो भी है, मजबूरियों के जरिए हम मुल्क को इस किसी आइन की वजह से, किसी कानून की वजह से हम अपने मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं कर सकते। आइन जो है वो किताब अल्लाह है नहीं, इसके अंदर जेर ज़बर जो है वो तब्दील किया जा सकता है। इस टाइम पे अदालती जो मेरे ख्याल में मामलात हैं उसके अंदर भी हमें मेरे ख्याल में अक्सर नौ जायजा लेना पड़ेगा। हमें ग्रैंड डायलॉग की भी जरूरत है और अवाम को रिलीफ देने की भी जरूरत है, क्योंकि अवाम का एतबार जो है इस टाइम पे जो है वो रियासत से भी उठ गया हुआ है, उनका जो है सियासत से भी उठ गया हुआ है, उनका हुकूमत से भी उठ गया हुआ है, मईशत के निज़ाम से भी उठ गया हुआ है, सहाफत से भी उठ गया हुआ है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर ये तमाम निज़ामों से आपका एतबार आप खो बैठे हैं तो ये लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि ये एक बड़े झक्कड़ की जो है वो नवीद सुना रहा है। और अगर ये बड़ा झक्कड़ अगर अवामी सतह के ऊपर उठ खड़ा हुआ तो मेरे ख्याल में फिर ना कोई इदारा इसको रोक पाएगा, ना इसको कोई जो है वो सियासतदान रोक पाएगा। बहरहाल नफरत की फिजा जो है वो कायम कर दी गई है और नफरत की फिजा जो है एक दिन में कायम होती नहीं है और एक दिन में जो है वो ठीक भी नहीं होती। इसलिए हमने कश्मीर में अभी देखा कि महंगाई, बेरोजगारी और जो हुकूमती अल्लल्ले तल्लल्लों की वजह से एक जो है जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल के ऊपर आम आदमी जो है वो घर घर से निकला। हम ये नहीं कह सकते, इसमें यकीनन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं गैर मुल्की खासतौर पे भारतीय जो है वो हाथ जरूर है, उसकी बू आती है। लेकिन क्या तमाम के तमाम अफराद जो निकले वो भारतीय एजेंट बन गए? बिल्कुल नहीं, मुहब्बे वतन लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि क्या वो जो मॉडल है जो आजाद कश्मीर में अपनाया गया, क्या वो पाकिस्तान की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है? क्योंकि केपी से उसकी नवीद कोई और नहीं बल्कि खुद जो वहां के वजीर आला हैं वो इसकी नवीद सुना रहे हैं और इस सारी बात के ऊपर बजाय एक जामे और मजबूत हिकमत अमली लाने के वो चोरों को उकसा रहे हैं, वो नफरत के शोले भड़का रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक सियासतदान का काम दिलों को जोड़ना होता है। क्योंकि जब मनफी सियासत होती है तो बांग्लादेश बनता है और जब मस्बत सियासत होती है तो पाकिस्तान की जो है बुनियाद डाल दी जाती है, 1000 मील दूर भी पाकिस्तान बन जाता है। सर, जिस तरह आपने देखा, बल्कि हम सब ने देखा, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही 3 दफ़ा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और इमरान खान साहब की हुकूमत रही, इन सारी जमातों को आजमाने के बाद पाकिस्तानियों के पास कौन सी ऑप्शन रह गई है कि वो किस पे ट्रस्ट करें, किस पे एतमाद करें? सर, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? खुद आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप क्यों नहीं अपना रोल अदा करते? आपको भी आना चाहिए सर पाकिस्तान का बेहतरी के लिए, अपना रोल अदा करने के लिए। देखिए, मेरी कोशिश यही है कि मैं नौजवानों को उभारूं और उनको पॉलिश करके उस मुकाम के ऊपर लाऊं जहां उन्होंने मुस्तकबिल में क़यादत संभालनी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो निज़ाम बन चुका है, मादरत के साथ के वो जो अहम शख्सियात होती हैं वो भी उन्हीं लोगों को प्रमोट करती हैं जिनको असल में सजा मिलनी होती है, लेकिन मिल उनको जजा जाती है। माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इन अहम शख्सियात को हम हमेशा डिस्कस करते हैं, आज तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया। वो कौन सी अहम शख्सियात हैं जो पाकिस्तान के जो मामलात में बेहतर होने में अपना किरदार अदा, ना बेहतर होने में किरदार अदा करती हैं? देखिए, इसके अंदर मजबूत सियासतदान, स्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी और जाहिर है जो इंतजामिया, मुकन्नना और अदलिया, ये तमाम शामिल होते हैं, सोच समझ के फैसले करते हैं और उसके ऊपर फिर जिनके ऊपर हुमा बिठाते हैं वो लोग होते हैं जो अंदर से पहले ही काने होते हैं, जो अंदर से जिनके गुनाह जो है वो ज्यादा होते हैं।
उन लोगों को मौका दिया जाता है, बजाय इसके कि उन लोगों को मौका दिया जाए जिनको जजा देनी होती है उनको सजा मिलती है, जिनको सजा मिलनी होती है उनको जजा मिलती है। ऐसे नहीं चलेगा ये सिस्टम जो है। ये सिस्टम तो अब पूरी एस्टैब्लिशमेंट, पूरी अदलिया, पूरी हुकूमत, पूरी ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी हो जाए, इस सिस्टम को गिरने से नहीं बचा सकती। सर ये आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, तो सिस्टम गिरने का मतलब क्या समझें हम? इसका बड़ा मतलब वादे है कि आपको एक नए निजाम की जरूरत है, आपको एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। क्यों? पाकिस्तान ज्यादा जरूरी है या पाकिस्तान के लिए हम जो है, क्या आईने पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दूं पाकिस्तान को, या आइन के ऊपर जो है आइन को कुर्बान किया जा सकता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान है तो आइन है। पाकिस्तान जो है अपने पैदाइश के कितने साल गुजरने के बाद आइन मिला, तो क्या पाकिस्तान ये वो वक्त था जब तरक्की नहीं कर रहा था? पाकिस्तान आइन के बगैर तरक्की करके उस मुकाम पे पहुंचा जहां एशियन इकोनॉमिक टाइगर कहलाया, जहां वो खला में जा चुका था, जहां उसकी जो बड़ाइयां थी वो चीन के अंदर हो रही थी, साउथ कोरिया में हो रही थी, अमेरिका में हो रही थी, जापान में हो रही थी, भारत हमें मिसालें दिया करता था। तो मकसद यहां यह है कि पाकिस्तान बगैर आइन के वहां तक पहुंच गया था। आज जब ये आइन आया तो उसके बाद इसके अंदर कुछ सुकम है और वो सुकम दूर करने चाहिए। अदलिया के निजाम में भी जो है अफसर नौ जायजा लेना पड़ेगा। जिस तरह हुकूमत जब कोई मामलात खराब होते हैं तो कैबिनेट जो है सर जोड़ के बैठती है और कोई हल निकालती है। जब दिफाई लिहाज के ऊपर या मुल्क की सरहदों को इंटरनल या एक्सटर्नल जब थ्रेट्स आते हैं तो कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स जो है वो मिल के कोई हल निकालते हैं। इसी तरीके से जब अदलिया को मसाइल आए तो क्या जजों को आपस में बैठ के हल नहीं निकालना चाहिए? तो फिर वो आज क्यों नहीं निकल रहा? सर वो 6 जजेस का जो खत है उसका हल नहीं निकल सका, तो हमारे लिए क्या, पाकिस्तान के आइन के लिए जजेस क्या हल निकाल लेंगे? नहीं, मैं एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है, पता नहीं ये कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी की हतक हो जाए या तौहीन के जुमरे में आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं। तो आ भी गया बात ना तक के इज्जत का, कल पंजाब बात सीधी करनी चाहिए। देखें, अगर मेरे पास, मैं एक जज हूं, मेरे पास एक आदमी आता है और जाहिर है वो अपनी पूरी कोई ब्रिगेड के साथ नहीं आ रहा, अपने साथ लाओ लश्कर के साथ नहीं आ रहा, वो अकेला या ज्यादा से ज्यादा एक आधा आदमी होगा उसके साथ, इससे ज्यादा तो जज साहिबान के घर के ऊपर गार्ड खड़े होते हैं। तो जज साहब तो चलती फिरती अदालत होते हैं। तो मेरे पास आके कोई आदमी ये धमकाने आया होता तो मैं उसको अरेस्ट करवा लेता, बाद में जो होता देखा जाएगा, लेकिन मैं उसको अरेस्ट करवा लेता। तो उस टाइम पे अरेस्ट के क्या वारंट निकलवाए, क्या हुक्मनामा कोई सामने आया, क्या उसका कोई तस्करा कहीं नजर आया? अगर नहीं नजर आया तो फिर जो लड़ाई के बाद वाला मौका था तो फिर मैं उस पर क्या बोल सकता हूं? सर फिर इस अभी तो जजेस मतलब सीधा स्ट्रेट वे नाम लेके बात करते हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसी टाइम उनको ये बात करनी चाहिए थी, बाद में जो होता देखी जाती। दूसरा सर एक आखिरी 2 सवाल पूछूंगा आपसे, आप आने वाले वक्त में जो पाकिस्तानी सियासत है, इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? मेरा ख्याल है फिलहाल जो तासुर पीटीआई की क़यादत की जानिब से दिया जा रहा है वो उनकी अपनी अंदर की कमजोरियां मौजूद हैं। पीटीआई के अंदर एक उखाड़ पिछाड़ मौजूद है, एक पावर के लिए, चेयरमैनी के लिए एक ख्वाहिश लोगों की मौजूद है और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पार्टी को अपने ज़ेरे जो साया है वो कर लें। इसलिए मुख्तलिफ लोग हैं, आप भी जानते हैं उनको, मैं भी जानता हूं और आवाम बड़ा बखूबी जानती है। ये वो तमाम लोग हैं जो पीटीआई को हाईजैक करके अपना उसके ऊपर मोहर सख्त करना चाहते हैं। इसलिए आए दिन बयानात आते हैं, ग्रुप बंदी है, सबको पता है ग्रुप बंदियां एक नहीं बल्कि मल्टीपल ग्रुप बंदियां हैं। अब उसके अंदर वो बयान आते हैं कि जनाब ये अभी बस ये अप्रैल में निकल आए, ये अभी 2 महीने में निकल आए, अभी 1 महीने में, इससे ताकि लिंगर ऑन करता रहे प्रोसेस को, वो आगे खींचते रहे जिस तरह कहते हैं। दूसरी वो जिसको उर्फे आम में कहते हैं आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, और खुद जो उनके लीडर हैं वो ये कह चुके हैं कि मुझे सितंबर अक्टूबर तक बाहर आता नजर नहीं आ रहा। ये वो बातें हैं जिसकी वजह से पीटीआई की आदत जो है नित नए रोजाना एक नई बात निकालती है और ये तासुर पेश करती है
کہ عدلیہ کے ساتھ اس کا معاملہ جو عدلیہ کہہ رہا ہوں حکومت کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ کہیں نہ کہیں سیٹل ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو اس کا بڑا واضح بتا دوں, 7 مئی 2024 ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور پریس کانفرنس میں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ڈائیلاگ جو ہے اگر ہوگا تو وہ حکومت وقت کے ساتھ ہوگا, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو بسم اللہ, ورنہ اگر کسی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے جان بوجھ کے لگنا ہے, فی الحال تو ایک ہی میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ the number you have dialed is not responding at the moment. سر آپ نے, میں ایک ولاگ سن رہا تھا جس میں آپ نے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کے باتیں مطلب بڑا تفصیلی ڈسکس کیا, اور آپ نے رؤوف حسن صاحب کے بارے میں بھی کہا کہ تحقیقات ان کی بھی ہونی چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلش کے اعلیٰ کار ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رؤوف حسن کے علاوہ اور بھی کوئی ہیں, یا رؤوف حسن کے ساتھ جو کیوں آپ نے ان کو یہ اسٹیبلشمنٹ, کیا وجوہات تھیں کہ آپ نے رؤوف حسن کو اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار کہا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا, ناٹ ان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا؟ سر یہی تو اہم نقطہ ہے, آپ نے خود ہی اپنا سوال اپنا جواب خود دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی رؤوف حسن صاحب کی یا کسی جو ہے وہ اور کی بات نہیں ہے, کسی منصور کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے لابیسٹ ہائر کیے ہیں غیر ملکوں میں, تو اس کا جواب تو انہوں نے خود دیا ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ لابیسٹ ہائر کیے ہیں. تو وہ لابیسٹ کون ہائر کیے ہیں؟ زلمے خلیل زاد. تو زلمے خلیل زاد پاکستان کے متعلق کیا خیالات رکھتا ہے؟ اسی طریقے سے بریڈ شیرمن کون ہے, کیا ہے؟ ملٹیپل نام, میں نام لینا شروع کر دوں تو یہاں وقت ختم ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ کیا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی میں کیا قیادت کا فقدان ہے؟ کیا اچھے لوگوں کی کمی ہے؟ کیا اچھے لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا پڑھے لکھے لوگ موجود نہیں ہیں؟ رؤوف حسن صاحب کی کیا ماضی کی خدمات ہیں تحریک انصاف کے لیے؟ وہ کن کن منصب کے اوپر رہے؟ انہوں نے کون سے جو ہے پولیٹیکل طریقے سے وہ الیکشن لڑے اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا؟ تو پھر جو لوگ پولیٹیکل پروسیس میں 22 23 24 سال کی سٹرگل میں ساتھ تھے, وہ کہاں گئے؟ اس کا جواب تو پھر آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کے بیرون ملک جو ہے وہ تعلقات نہیں ہے. رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ برطانیہ کے ایک تھنک ٹینک کے ساتھ منسوب بھی رہے اور شاید آج بھی منسوب ہوں گے, اور وہ تھنک ٹینک جو ہے کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. برطانیہ میں آپ کسی سے بھی اس تھنک ٹینک کا نام لے کے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کی حکومت اور ان کے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں. سر جاتے جاتے ایک آخری سوال پوچھوں گا. جس طرح آپ نے پی ٹی آئی میں رؤوف حسن کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی انکوائری ہونی چاہیے, کیا دوسری جماعتوں میں بھی کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا, میں نے کہا رؤوف حسن صاحب کی تحقیقات کروائیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کو بتانا چاہیے ہے کہ کس بنیاد کے اوپر, وہ کون سا کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر ان کو اتنے اہم منصب جو ہے اس کی ذمہ داری سونپی گئی. یہ میں کہہ رہا ہوں. جو جہاں تک آپ نے دوسری بات کی تو بالکل کیا بات کر رہے ہیں, موجود نہیں ہے, بالکل موجود ہے. ہر پارٹی کے اندر آپ جو پاکستان میں اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مضبوط روابط ہوتے ہیں. ان کے کچھ ایسے اہلکار موجود ہوتے ہیں جو ہر وقت, وہ چاہے مسلم لیگ کے ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, یا وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہوں, اور یا وہ پھر کسی پختونخوا کے ہوں, یہ سب کے باقاعدہ دیکھیں نا, یہ ٹیمپا فلوریڈا کیوں گئے تھے؟ بات تو یہ ہے, یہ ایک سوال ہے نا. وہ بشرا گوہر صاحبہ گئی تھیں اور اس کے اندر ایک اور کیا نام تھے, وہ صاحب گئے تھے. تو ٹیمپا فلوریڈا تو سینٹ کوم امریکہ کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے. سینٹرل کمانڈ جو ان کی امریکن ہے, جو کہ پاکستان کے معاملات کو دیکھتی ہے, اس کا ہیڈ کوارٹر ٹیمپا فلوریڈا کے اندر ہے. یہ تو بات آفیشیل آئی ڈی ہے نا. کسی نے یہ پوچھا کہ آپ وہاں کیوں گئے؟ تحقیقات کی,
कोई ब्रीफिंग हुई, कोई डी ब्रीफ किया गया, कोई उसके बाद पूछा गया कि आप वहां किससे मिले, क्या बात हुई, क्यों बुलाया, किस मकसद के लिए बुलाया गया, एक मिलिट्री प्लेस के ऊपर एक सिविल को, एक पॉलिटिशियन को क्यों बुलाया गया। तो ये बातें तो पूछनी चाहिए मेरे ख्याल में, अगर मैं भी जाऊं तो मुझे भी पूछनी चाहिए। सर जाते जाते सर ये बताइए, आने वाले इलेक्शंस में आप पाकिस्तान की सियासत में, जिस तरह आपने कहा नौजवानों को इकट्ठा करना आपका एम है पाकिस्तान के लिए, आप आने वाले इलेक्शंस में अपना क्या, आपकी जमात किरदार अदा करेगी और किस हद तक आप पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल साबित होंगे? देखिए, अगर आने वाले इलेक्शंस हुए तो इंशाल्लाह ताला जो तरीकाकार है, पॉलिटिकल तरीकाकार, उसके मुताबिक तहरीक जवानान जो है वो अपना इलेक्शन करेगी। अभी भी हमारे 70 कैंडिडेट इस बार जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से खड़े हुए और बड़े अच्छे जो रिजल्ट आए। हमारा जो कोहिस्तान के अंदर लड़का है उसके गालिबन 140 वोटों का फर्क था जो एमपीए की सीट के ऊपर। इसी तरीके से कहीं 22,000 वोट मिले, कहीं 8,000 मिले, कहीं 15,000 मिले, कहीं 14,500 मिले। तो अच्छे, पहली दफा के लिए मेरे ख्याल में इट वाज नॉट अ बैड एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह ताला वो कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जवानों को, पीरों को उस्ताद करेंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।